Welcome back to my channel. So in this video we will deal with AIB exam, AIB 18 का क्वेश्चन पेपर एंड कैसे जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे बेयर एक्ट का यूज़ करना चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एंड डेफिनेटली बट आई कैन गारंटी कि इस पूरी वीडियो के अंदर आप काफ़ी कुछ AIB का एग्ज़ाम कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखोगे. सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. सो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग अगर किसी को नहीं पता हो तो केस डायरी होती है. केस डायरी क्या होता है कि केस, मान लो पुलिस के पास कोई भी केस आया तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए, एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ऑफिसर जो जो भी उस केस से रिलेटेड करता है वो उस केस डायरी के अंदर जो है वो लिखता है. तो उसको डायरी ऑफ प्रोसीडिंग भी बोलते हैं, केस डायरी भी बोलते हैं. सीआरपीसी के अंदर केस डायरी जो 172 में डील की गई है एंड अब जो बीएनएसएस आ गया उसमें मे भी कोई और सेक्शन हो सकता है. सो पहली तो हमें यही चीज होती कि क्योंकि लॉ करने के बाद डायरेक्टली जो मतलब लॉ करने के बाद जो बच्चे एआईबी का एग्जाम दे रहे तो मोस्टली उन्होंने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दी होती है. सो जैसे मान लो इनकरेक्ट वर्ड है तो पहले उसको लाइक सर्कल करिए कि हमें पता चले कि हमें इनकरेक्ट बताना है. कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं करेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन जो है आंसर देखते हैं और फिर गलत करके आते हैं. सो तीन चार चीजें जो मुझे ठीक लगेगी वो मैं बताऊंगी आपको. सो फर्स्ट जो है ऑप्शन है वो ये कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द डायरी. सो केस डायरी के अंदर जो है वो जितनी भी विटनेस की स्टेटमेंट ली है पुलिस अफसर ने वो सारी की सारी इंसर्ट करनी होती है. हाँ, ये बात ठीक है. ओके. डायरी शैल बी ड्यूली पेजिनेटेड, मतलब हर एक पेज पे नंबर लिखा होगा. हाँ ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. डायरी में भी यूज एज एन एविडेंस. सो केस डायरी जो है वो कभी भी एज एन एविडेंस यूज नहीं की जा सकती है. केस डायरी सिर्फ जो है वो कोर्ट केस की प्रोसीडिंग को समझने के लिए, केस की इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए कोर्ट यूज करती है. और पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए भी केस डायरी यूज करते हैं. एंड सम पॉइंट ऑफ व्यू पे कि अक्यूज्ड या विक्टिम जो है उनको भी केस डायरी यूज करने का मौका दिया जाता है अगर रिक्वायर्ड लगता है कोर्ट को. बट कभी भी डायरी जो है वो एज एन एविडेंस यूज नहीं की जाती है. सो थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है. और फोर्थ ऑप्शन ये है कि हाँ, ऑब्वियसली जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी का यूज कर सकते हैं. 159 सेक्शन के अंदर सीआरपीसी में ये क्लैरिफाइड है. और इवन 162 में भी आई थिंक ये चीज क्लियर की गई है समहाउ कि केस डायरी जो है, डायरी वगैरह का यूज जो पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए. जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है और इसका जो आंसर है वो थर्ड होगा. मैं कुछ क्वेश्चंस डील करूंगी ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि डील कैसे करना है और समहाउ किस तरीके से जो है पेपर को डील करना है. सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड. नोट पूछा है कि किन ऑफेंसेस के अंदर मैनर बताना जरूरी नहीं होता कि कैसे कैसे ऑफेंस जो हुआ है. ठीक है, तो ये चार्ज वाले जो चैप्टर है सीआरपीसी के अंदर उससे ये क्वेश्चन आया है. इन्होंने बोला कि लाइक मैं इसका थोड़ा बेस बताती हूँ कि जैसे थेफ्ट है कि थेफ्ट कैसे कैसे हुआ है. ठीक है, और मान लो कि चीटिंग बोला है इन्होंने सेकंड ऑप्शन में. थर्ड में है कि डिसोबिंग ए डायरेक्शन ऑफ द लॉ. फोर्थ है फॉल्स एविडेंस आप दे रहे हो. अब ये है कि आपको ये बताना कि किस के अंदर आपको ये बताना जरूरी नहीं है, मैनर बताना जरूरी नहीं कि कैसे कैसे ऑफेंस हुआ, लाइक पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ये सब कुछ बताना जरूरी नहीं है. सो चीटिंग के केस में डेफिनेटली बताना पड़ता है कि कैसे कैसे उस पर्सन ने चीटिंग करी है. लाइक कितने रुपए का केस था या फिर क्या एग्जैक्ट क्या चीज थी भाई जिसके रिगार्डिंग चीटिंग की बात हो रही है. डायरेक्शन ऑफ लॉ में भी पर्सन को आपको बताना पड़ता है चार्ज लिखते टाइम उसको कि कैसे कैसे उसने लाइक किसी लॉ को डिसोबे किया है. और फॉल्स एविडेंस में भी उसको बताना पड़ता है कि मे भी हो सकता है कि उस पर्सन की नजर में वो एविडेंस ठीक हो पर उसे बताना पड़ेगा कि आपने इस तरीके से ये फॉल्स एविडेंस दिया है. बट थेफ्ट के केस में बताना जरूरी नहीं है कि आपने थेफ्ट किस तरीके से किया. अगर आपने चार्ज में ये लिखा है कि हाँ इस पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया है तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज जो वो सेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है. थेफ्ट के केस में ये बताना जरूरी नहीं है. एंड ये चीज जो मैं थोड़ी बी से भी क्लियर करना चाहूंगी आपके लिए. जो सेकंड क्वेश्चन था वो सेक्शन 213 सीआरपीसी से था. इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन के अंदर जो थेफ्ट है उस केस के अंदर
नीड नॉट बी सेट आउट, लाइक थेफ्ट के केस में आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि कैसे कैसे जो है वो व्हाट वाज द मैनर ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। थेफ्ट के केस में नॉट रिक्वायर्ड। ओके, चीटिंग के केस में देखते हैं इलस्ट्रेशन बी में, मस्ट सेट आउट। चीटिंग के केस में आपको बताना पड़ेगा, अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो उसमें भी मस्ट है, मस्ट सेट आउट। ओके, पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा था और कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसमें भी आपको मस्ट है, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट वाज द मैनर ऑफ द ऑफेंस। मर्डर के केस में नॉट रिक्वायर्ड। ओके, और जो है वो डिसोबिंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉ में यस यू हैव टू टेल द मैनर। सो अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आएंगे दोबारा से, तो थेफ्ट के केस में रिक्वायर्ड नहीं है, चीटिंग के केस में रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन ऑफ लॉ में भी रिक्वायर्ड है और फोल्स एविडेंस में भी रिक्वायर्ड है। सो जितना मुझे लग रहा है कि क्योंकि जो बच्चे एआईबी के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो जस्ट उन्होंने लॉ पास आउट ही किया है, तो जैसे मुझे मतलब ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि मैं जुडिशरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपको इजिली मतलब एआईबी के एग्जाम क्लियर करना और कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं रखना है, तो आई विल सजेस्ट, जो मैंने मेरी पहले वीडियो में भी बोला था, कि जो मेजर होल्डिंग सब्जेक्ट है 6 या 7 आप उन पे ही फोकस कीजिए। बाकी के क्वेश्चन जो बेयर एक्ट से डायरेक्ट आप डील कर सकते हैं, लाइक सेक्शन वाइज हो गया, फिर थोड़ा बहुत आप सेक्शन में देखोगे, आप मतलब आपका हो जाएगा। वो आपका कब होगा, जब आपको ये 6 से 7 सब्जेक्ट अच्छे ढंग से आते होंगे। बिकॉज जब आपको ये 6 से 7 सब्जेक्ट अच्छे ढंग से आते हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आप विदाउट बेरक्ट खोले भी डील कर लो, आपको आते हो उनका आंसर्स। हो सकता है कि कुछ जो है, जैसे आपने ये अगर क्वेश्चन देखा होगा सेकंड क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट सेक्शन नंबर नहीं लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन पढ़ेगा और जिसने बेरक्ट पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत याद मतलब समझा हुआ है एग्जैक्ट, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये चार्ज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, और वो चार्ज में देख के ढूंढ के आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, अगर उसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा डीप में पढ़ा हुआ भी है, तो वो तभी ये चीज क्लियर कर सकता है। सो मेरा सजेशन ऑफ कोर्स यही है कि आप 6 या 7 सब्जेक्ट पे ही फोकस करो, बिकॉज ऑब्वियस 24 नवंबर को आपका एग्जाम है, 2 एक महीने आपके पास है। तो और मेरा यही मानना है कि जैसे एआईबी का एग्जाम क्लियर करना मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओनली टारगेट नहीं है लॉ स्टूडेंट का। अगर उसका सिर्फ पर्पज प्रैक्टिस में जाना ही है, तो हाँ ऑफ कोर्स उसका टारगेट हो सकता है, उसके बाद मे बी वो बहुत अच्छा अपना प्रैक्टिस का प्रोफेशन फ्लोरिश करे। बट अगर जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्रिमिनल लॉ हो गए, सीपीसी हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से डील करे। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप 2 महीने भी इनको वेस्ट मत करना, कि ये मत सोचना कि हाँ चलो पहले एआईबी का कर लेते हैं, फिर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी लॉ ऑफिसर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करेंगे। आप 2 महीने हैं, आराम से अच्छे ढंग से ये 6 या 7 सब्जेक्ट जो डील करो, और इसमें आपका आराम से एआईबी हो भी जाएगा, इसमें आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और जिस हिसाब से इन्होंने पेपर दे रखा है, तो एक बार तो मुझे एक चीज तो मुझे भी लगी है कि जस्ट बेयर की इंडेक्स से ये चीज सोल्व होने वाली नहीं है। पहले ये डायरेक्ट जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन देखते थे, बट अब जो है ये थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देने लगे। वो वही कर सकता है बंदा जिसने बेयर एक्ट एक बार 2 बार थोड़ा पढ़ रखा होगा। सो आई विल सजेस्ट मेजर ब्रिटिश होल्डिंग सब्जेक्ट्स पे ही आप ज़्यादा फोकस करें, और बाकी का बेरक्ट लेके जाए वहीं पे, क्योंकि उनके फिर भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, उनके फिर भी आप कर सकते हो। बट वही बात है ना कि जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये क्या है कि ये कब मतलब बिल्कुल इनके रिपीटेड क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि सेक्शन बेस्ड ना पूछे, कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं, तो कंसेप्चुअल तभी आएंगे जब आपने पढ़ा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में बी ट्राइड समरी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। मतलब समरी प्रोसीजर किस जो है ऑफेंस का चल सकता है। सो इसके लिए जिसको आता हो डायरेक्ट वो डेफिनेटली कर सकता है, बट कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम डायरेक्ट की तरफ रेफर करेंगे। सो समरी प्रोसीजर जो है वो 260 के अंदर डील किया गया है। सो बेसिकली दोबारा से मैं उसी बात के ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि जब आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि समरी प्रोसीजर जो है वो कौन से चैप्टर में है, जैसे मान लो कि 21 चैप्टर में है, या फिर सेक्शन 200 मतलब लाइक 50-60 के आसपास, तभी आप इंडेक्स से देख के और फिर डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर पाओगे, और आपका टाइम जो कम कंज्यूम होगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत बेरक्ट से फैमिलियर होके जरूर जाना। सो सेक्शन 260 में यही है कि समरी जो ट्रायल है किन किन ऑफेंसेस के केस में हो सकता है। एक सीधी बात तो ये है कि जिनकी डेथ पनिशमेंट नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, और 2 साल से ऊपर नहीं है, उन केसेस के अंदर आप केस को समरी ट्राई कर सकते हैं, मतलब समरी प्रोसीजर चल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो
504 और 504 और समहाउ 454 जो है वो 454 और 504 454 और 504 के केस में भी समरी प्रोसीजर हो सकता है। सो इस वाले जो क्वेश्चन है उसके 3 आंसर ठीक है, ए बी एंड सी तीनों ही आंसर ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया गया था एआईबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइडेड फॉर रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। ये डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन है बेरेक्ट से, तो आप डायरेक्ट बेरेक्ट से डील कर सकते हो। रेफरेंस टू हाई कोर्ट, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, रेफरेंस टू हाई कोर्ट जो है 395 डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल, मे नॉट बी ग्रांटेड बेल, ओके, अंडर सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ओके, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल, बेल ग्रांट नहीं होगी, ओके, ठीक है। 438 सेक्शन के अंदर चलते हैं हम डायरेक्ट। सो सब सेक्शन 4 में आप देखोगे कि ये सारे ही ऑफेंसेस है, ए बी डी बी, जो सारे रेप केसेस से रिलेटेड है। इन सारे केसेस के अंदर एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है। सो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। A1 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन ठीक है। इन तीनों ही चीजों के अंदर आप एंटिसिपेटरी बेल जो वो नहीं दे सकते हैं। 438 में एंटिसिपेटरी बेल डील करी गई है, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following act, if done by any magistrate, even in good faith, without being empowered, okay, shall vitiate the proceeding, okay, 460 and 461 जो है दो सेक्शन ऐसे जिनके अंदर बताया गया कि कब विशेट होगी और कब विशेट नहीं होगी। सो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि विशेट कब होगी, ठीक है, तो उस सेक्शन के ऊपर चलते हैं। सो हम डायरेक्ट सेक्शन वाइज भी चलते हैं। 83 जो है उसके अंदर विशेट हो जाती है, ठीक है। बाकी और चीज भी देख लेते हैं। 306 है जो उसके अंदर वो विशेट नहीं होती है, ओके। 410 के अंदर भी विशेट नहीं होती है, ठीक है। एंड एक और सेक्शन था 176 के अंदर भी विशेट नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी। बट ये वाला क्वेश्चन जो है ये आईबी के द्वारा विड्रॉ किया गया था। मे बी इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अटैच लिखा है एंड सेल नहीं लिखा है, और वहाँ पे जो है सेल वर्ड था। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास विड्रॉ करने वाला क्वेश्चन मतलब था कोई रीजन, तो उसका वैसे अगर हम जाए तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और ये है सीपीसी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, ओके। सो ये डायरेक्टली मतलब प्लेंट के अंदर जो अवरमेंट लिखी होती है उससे ही कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है इससे मैटर नहीं करता। तो ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसने थोड़ी अच्छे ढंग से पढ़ा होगा उसी को याद होगा। मतलब बेरेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। Next question, which of the following cannot be considered as a suit of civil nature under section 9 of the code of civil procedure। So ये जो है जुडिशरी के PYQ रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, एंड ये वाला क्वेश्चन सेम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो है वो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। सो जिसने थोड़े PYQ किए होंगे ये वही वाला मतलब वही पर्सन ये वाला क्वेश्चन डील कर सकता है। सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। वॉलंटरी पेमेंट, फ्रेंचाइज, सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप जो है वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। सो ये वाला जो ऑप्शन है डी वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रेस्ट जुडिकाटा बताना है और रिप्रेजेंटेटिव के केस में। सो इसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट सेक्शन 11 और रेस्ट जुडिकाटा सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 के अंदर है, ऑप्शन बी होगा। मैं एक बार डायरेक्ट में जाके आपको थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। सो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 talk about रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, एंड इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से डायरेक्ट ये नहीं लग रहा है कि ये जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड है। सो ये भी उसी को ही पता होगा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। सो वही बार बार चीजें निकल के आ रही हैं कि एटलीस्ट जो मेन है मान लो बेरेक्ट्स, उनकी तो आपको थोड़ी सही ढंग से नॉलेज रखनी ही होगी। और मैं सीआरपीसी की अभी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रही हूँ सेक्शन बेस्ड एंड टॉपिक बेस्ड,
जो मुझे लगता है कि ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको और अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए या फिर सीआरपीसी की भी, मुझे लगता है कि विजिबल है, मतलब सबको सही ढंग से लोग यूज कर रहे हैं उस चीज को, तो मुझे लगेगा तो मैं और भी अपलोड कर दूंगी बाय सीइंग द रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक। सो ऑर्डर 5 रूल 4 के अंदर जो इस क्वेश्चन का आंसर है, बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर विद इन द जुरिस्डिक्शन है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिफेंडेंट को आने के लिए, विद इन 50 है तो भी ऑर्डर कर सकती है, एंड अगर जो है वो 200, आई मीन टू से कि अगर लाइक रेलवे वगैरह कन्वीनियंस है। रूल 4 बेसिकली डील विद लाइक अगर विद इन द जुरिस्डिक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट बुला सकती है, बट अगर विदाउट द जुरिस्डिक्शन है देन 50 जो है वो 50 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर रेलवे वगैरह हो या ना हो डजेंट मैटर, रेलवे नहीं हो तो भी चलेगा, 50 तक तो अलाउड है। बट अगर 200 मील तक, 200 मील तक तब अलाउड है, 50 से अगर हमें ऊपर जाना है 200 तक तब अलाउड है जब जो है वो रेलवे या फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कुछ अवेलेबल हो। बट 200 तक भी, 200 तक ही अलाउड है अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, 200 से ऊपर तक तब भी अलाउड नहीं है जब कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इवन दो अवेलेबल हो। लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कोर्ट विल नॉट इशू समन फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को पर्सनल अपीयरेंस के लिए समन इशू नहीं करेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि विद इन द जुरिस्डिक्शन है तो डेफिनेटली कर सकती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगर डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन 40 मील्स फ्रॉम द कोर्ट, 40 मील्स फ्रॉम द कोर्ट है तो डेफिनेटली कोर्ट इशू कर सकती है समन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी पर आते हैं, इफ डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन 250 मील्स अवे फ्रॉम द कोर्ट इन एन एरिया हैविंग पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल। मैंने पहले ही बोला था कि 200 मील्स तक तो अलाउड है अगर पब्लिक कन्वीनियंस है, इवन तो अगर पब्लिक कन्वीनियंस नहीं है तो 200 तक भी अलाउड नहीं है, फिर 40 तक ही अलाउड है, बट 250 तक तो अलाउड ही नहीं है, चाहे पब्लिक कन्वीनियंस हो तो भी अलाउड नहीं है। सो सी ऑप्शन के अंदर जो है वो समन इशू नहीं किए जा सकते। हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में तब होता जब नोट वर्ड यूज्ड ना होता, डी ऑप्शन में वीमेन टू होम सेक्शन 132 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई, ये आंसर होता तो होता है डी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो सी होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मुझे पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाना है, मेरा पर्पज़ जस्ट यही था कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, कैसे जो है हमें उन्हें डील करना है, किन क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होगा, अगर होगा तो हमें कैसे पहले इंडेक्स में मतलब जाना है, या फिर किसी को अगर थोड़ा बहुत पता कि कहाँ पे है तो फिर हमें वहां जाना है, इस तरीके से हमें डील करना है। इनकरेक्ट नोट वगैरह वर्ड को पहले ही सर्कल कर लेना है। और एक चीज और, मान लो कि एलिमिनेट टेक्निक का यूज करते हुए कि मान लो अगर ए ऑप्शन है आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो इसको पहले ही साइड में आपने काट लिया, ताकि जो है ऑप्शन क्लिक करते टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मान लो ए आपको लगता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, आपने साइड में काटना है, इस साइड में लाइक राइट हैंड साइड में। बी भी अगर आपको नहीं हो सकता, ये भी आपने काट लिया, फिर आप मान लो मे बी कंफ्यूज होगा सी और डी में, तो फिर आप इनमें से एक चूज कर सकते हो, बट यहाँ पे कट मत करना कभी भी, बिकॉज यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होती है। लास्ट अनाउंसमेंट इज दैट कि अगर मुझे अबाउट 7 to 8 स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मैं AIB के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रिपरेशन करवाने के लिए रेडी हूँ, विद कंडीशन कि अगर मुझे 7 या 8 जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलते हैं, ताकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो भी थोड़ी काम आ सके। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।